स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नौकरी दिलवा दे यार। कितनी बार आप लोगों ने ये लाइन सुनी है, और अगर आपने नहीं सुनी है तो शायद आप जॉब मार्केट में अभी तक आए नहीं हैं। जब आप जॉब मार्केट में आएंगे तो आप ये लाइन जरूर सुनेंगे कि नौकरी दिलवा दे यार, नौकरी चाहिए। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, ये तो हम सब जानते हैं। यदि आपको नौकरी मिल जाए तो क्या उस नौकरी के तहत आप डेवलप कर पाते हो? क्या वो नौकरी अच्छी है या बुरी है? यह अगला सवाल है। तो क्वालिटी ऑफ जॉब्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो आपको IAS एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। 2023 और 2024 के जितने भी IAS एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाकर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से तैयारी करवाएंगे IAS एग्जाम की। हमारे नए बैचेस लाइव हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं मेरे पीछे, और टॉपिक कहता है कि भारत को नौकरियां चाहिए। नौकरियां कैसी चाहिए? डू वी नीड बेटर जॉब्स और डू वी जस्ट नीड जॉब्स? दो अलग अलग सवाल हैं और दो बहुत दुविधा में डाल देने वाले सवाल हैं। पहले लोग बोलेंगे भाई नौकरी तो मिले, और फिर लोग बोलेंगे नौकरी अच्छी मिले। तो ये जो है, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जो भी मैं PDFs यूज कर रहा हूं, ये सारे PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से। द नेम ऑफ माई टेलीग्राम हैंडल इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस पे आप जरूर जुड़े हमारे साथ, और इसके साथ साथ आप इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम काफी इंसाइटफुल कंटेंट डालते हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर करता है। और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एंटरटेनिंग रील्स भी मिलेंगी, जिसके थ्रू आपका नॉलेज एनरिच होगी और आप एंटरटेन भी होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये चीज सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। Why is this in news? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नौकरियां अच्छी नहीं है। न्यूज में इसलिए नहीं है क्योंकि नौकरियां नहीं है। नौकरियां नहीं है ये तो हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, बट जितनी नौकरियां है भी, वो नौकरी भी क्या है? सो डू वी प्रायोरिटाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी? क्वांटिटी ऑफ जॉब्स, करोड़ों नौकरियां क्रिएट कर दी, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? सो द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो टुडे इज क्वालिटी ऑफ जॉब्स ओवर क्वांटिटी ऑफ जॉब्स। कि नौकरियों की क्वालिटी क्या है? सो स्पेसिफिकली ग्रोथ मस्ट ट्रांसलेट इनटू गुड क्वालिटी जॉब्स। भारत जो है पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। तो जाहिर सी बात है, नंबर्स तो है हमारे पास, क्वांटिटी तो है, लेकिन उसमें जो नौकरियां क्रिएट होती हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी की हैं? अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट काउंट वी आर नॉट डूइंग वेल, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रेक्टिफाई। ये चीज हमें रेक्टिफाई करनी है। तो इसी के मुद्दे को आज देखते हुए हम इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यहां पे क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो ऐसी कौन सी, सो व्हाट प्रॉपर सोर्सेज of unemployment do we have or employment do we have? Who collects the data on jobs in India? भारत में नौकरियों को लेकर डेटा जो है वो कौन इकट्ठा करता है? दो एजेंसीज हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड का डेटा जो है वो इकट्ठा करोगे। इनका बहुत ज्यादा नाम हुआ था, या काफी ज्यादा चर्चा में ये रही थी जब लॉकडाउन लगा था। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों एजेंसीज का नाम इंपॉर्टेंट है। पहली एजेंसी है गवर्नमेंट्स क्वार्टरली अर्बन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS के नाम से पॉपुलर है, आपने शायद ये चीज सुनी हो। और दूसरा है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे। तो दो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें यह पता लगता है कि भारत में बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, जो कि जॉब्स पर डेटा पब्लिश करते हैं। इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कैलकुलेट किया गया। मतलब इन्हीं दोनों एजेंसीज ने भारत में बेरोजगारी का रेट बताया। वो क्या है?
सितंबर और नवंबर इसी साल, जो अभी 2 महीने निकले हैं, एक सर्वे ने बताया कि भारत में जो बेरोजगारी का रेट है, यानी उसकी संख्या है, अगर वो आंकड़ों के तौर पे या परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो वो 7.2% है, और वहीं दूसरी एजेंसी ने या दूसरी रिपोर्ट ने उसे 8% पर फिक्स करा, 8% पर पेग करा। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट PLFS के हिसाब से है दैट इज 7.2%, एंड कंज्यूमर पिरामिड हाउस के हिसाब से है दैट इज 8%। 7.2 and 8% are two specific consumer rates which have been given. ये चीजें दी हुई हैं। So this means around 3.5 to 3.9 करोड़ people, तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हैं ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि जितनी जनसंख्या में से, टोटल जनसंख्या में से जितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनकी संख्या 4 करोड़ है, who are willing and able to search for jobs। जो नौकरी करना चाह रहे हैं, विलिंग है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, दे आर विलिंग एंड सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड नॉट गेटिंग वन। दिस इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट इज। आइए देखें अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो उससे पहले एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखें। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एनी पर्सन who is willing to do the job, जो नौकरी करना चाहता है, प्लस सर्चिंग फॉर जॉब एंड इज एबल टू फाइंड द जॉब। ये आप ध्यान रखेंगे। दिस इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट इज। तो सारे कंपोनेंट जरूरी हैं। एनी पर्सन हु इज विलिंग टू डू द जॉब, जो नौकरी करना चाहता है, who is searching for the right job, जो नौकरी ढूंढ रहा है, and a person who is able to find the job। ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं, जब तक तीनों सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आप नौकरियों की सिचुएशन में नहीं आओगे, तब तक आप एम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे। तो आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी मिल गई है तो आप एम्प्लॉयड हो। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो, अगर आप विलिंग हो और आप नौकरी ढूंढ रहे हो और आपको नौकरी नहीं मिल पाती है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, देन यू आर अनएम्प्लॉयड। तब आप अनएम्प्लॉयड हैं। ये अनएम्प्लॉयड की बेसिक डेफिनेशन है। और इसी तरीके से पूरे अनएम्प्लॉयमेंट, पूरा चैप्टर है ये प्रीलिम्स में, पूरे अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में हम ऐसे कई सारे टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के जो है वो रिवाइज करेंगे। एंड दिस इज समथिंग दैट वी वुड बी डूइंग इन आवर अपकमिंग SIP प्लस बैच। सो व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द सर्वे? ये 2 सर्वेज है, इसके शॉर्टकमिंग्स क्या है? शॉर्टकमिंग यानी कि ये सर्वे कहां पे लैक करता है, कहां पे ये सर्वे पूरा नहीं पड़ता। PLFS सर्वे आ गया, दूसरा सर्वे CMIE का सर्वे आ गया, कहां ये पूरा नहीं पड़ता है, क्या चीज ये काउंट नहीं करता है? तो सबसे पहली चीज जो है, कोई भी सर्वे ये नहीं बताएगा कि नौकरियां जो है वो क्वालिटेटिव है या नहीं है। नौकरी है, आप कुछ काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयड हो, क्वालिटेटिव नहीं है ना। यू आर नॉट डूइंग अ क्वालिटेटिव जॉब। तो इस चीज को देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए जब हम ये समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि नौकरियां जो है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। तो यहां पे एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैं आपको समझाऊंगा, उसके बेसिस पे हम ये समझेंगे कि वो क्वालिटेटिव है या नहीं। तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब है कि नौकरी की आड़ में आप बेरोजगार हो, मतलब नौकरी है लेकिन फिर भी आपका उस नौकरी में कंट्रीब्यूशन 0 है, उल्टा नेगेटिव है। जहां पर एक काम 10 लोग कर सकते हैं, वहां पे उसी नौकरी में 12 लोग लगे हुए हैं, या उसी काम में 12 लोग लगे हुए हैं। जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, दे आर अनएम्प्लॉयड टू द ट्यून ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं वो नौकरी तो कर रहे हैं, नौकरी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका आउटपुट नहीं है, हेंस दैट क्वालिटी ऑफ जॉब इज वेरी लो। ये चीज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नहीं बताता, इट डज नॉट टेल। उसके सिवा अगर कोई नौकरी वाली एज ग्रुप में है, अगर कोई नौकरी वाली एज ग्रुप में है और उस एज ग्रुप में रहते हुए वो कुछ और काम कर रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करा जाता। जैसे एक 24 साल का लड़का तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की
और पब्लिक सेक्टर एग्जाम जैसे आप सब लोग कर रहे हैं, पीएसयू की तैयारी, एग्जाम की तैयारी, और 35-year-old हु हैज गिवन अप लुकिंग, जिसने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है, इनको काउंट नहीं करा जाता. So these people are not counted under PLFS or this. Unemployment rate only counts those who are unemployed and looking for jobs. जो कि सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि unemployed जो है they are looking for jobs but are not able to find jobs. So if you are unemployed, आप नौकरी ढूंढ रहे हो और आपको नौकरी नहीं मिल रही है. यदि आप नौकरी नहीं ढूंढ रहे हो तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहला सकते. यू आर नॉट कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड. अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है. तो यहां पे जैसा मैंने आपको बताया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्वालिटी ऑफ जॉब्स के बारे में बताता है, जो कि ये रेट नहीं बताएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बताएगा. दिस मेट्रिक इज साइलेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ जॉब्स एंड देयर प्रोडक्टिविटी, कि आपका क्या आउटपुट निकला इतने लोग एम्प्लॉय होने के बाद. उतना ही काम 5 लोग कर लेते, 10 लोग क्यों कर रहे हैं? दिस इज समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड. और इसी तरीके से कई सारे टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, और इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है पॉवर्टी का. ऐसे ही हम सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज करेंगे अपने SIP प्लस बैच में, जो कि शुरू हो चुका है. अरे अगर आप प्रीलिम्स 2023 दे रहे हो, 2023 के एस्पिरेंट हो, तो इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करो. आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. You will be able to clear the exam if you subscribe to this batch. The batch has already started and the admissions are extended till 22nd of December. 22 दिसंबर तक, यानी कि एक दिन बाद तक आपको एडमिशंस लेने को मिलेंगे. आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें. इसमें पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का करवाया जाएगा. तो इसमें आप ये समझ के चलिए कि रिजल्ट आपका, मेहनत हमारी, अटेंड आपको करना है SIP प्लस बैच. 200 घंटों में पूरा स्टैटिक सिलेबस, पूरा करंट अफेयर्स का सिलेबस, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, इंडिया ईयरबुक और फुल लेंथ टेस्ट. मेंटरिंग सर्विसेज तो है ही, और क्या लोगे? ये सब कुछ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, यदि आप मेरा कोड यूज करें. कोड एक ही है, सांघी लाइव. और आप ये मान के चले कि इस कोड को यूज करने के बाद आपको यही कोर्स सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का प्राप्त होगा. ओनली एंड ओनली 6,000. डू सब्सक्राइब टू द बैच. इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. क्यों मिस कर रहे हो क्लासेस? अटेंड कर लो. वी हैव स्टार्टेड विद पॉलिटी. कल ओरिएंटेशन सेशन था, आज पॉलिटी था. आगे चल के और मल्टीपल सेशंस किए जाएंगे. तो आप जो है जरूर इस बैच को सब्सक्राइब करें. तो वापस आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे. अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है वो क्या कहता है, वो सर्वेज क्या कहते हैं, उन सर्वेज के बारे में कुछ इंसाइट्स जानते हैं. लेट्स लुक एट द सर्वेज. तो सर्वे को लेकर जो हमने स्पेसिफिक चीज देखी, उसमें एक टर्म आता है जिसे कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो है 46%, 46%. यानी कि अगर एवरी 100 पीपल, हर 100 लोगों में से देखोगे, 100 वर्किंग एज पॉपुलेशन में से देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 46 लोग जो है वो काम करने वाले मिलेंगे या काम ढूंढने वाले मिलेंगे. तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये जो है ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है. दिस इज द टोटल पॉपुलेशन. इस टोटल पॉपुलेशन में से ये जनता है लेबर फोर्स के अंदर है. लेबर फोर्स, LF मतलब लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स के अंदर जो है लोग आते हैं एम्प्लॉयड, जिनके पास नौकरी है, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड एंड द पीपल हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट. सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी ढूंढ रहे हैं, या तो नौकरी है या नौकरी ढूंढ रहे हैं. दीज आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. और बाकी सब जो है वो लेबर फोर्स के बाहर है, यानी कि वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे. अब देखिए जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि लेबर फोर्स जो है एवरी 100 पीपल से कैलकुलेट होती है, 100 लोगों में से. आपको जान के हैरानी होगी, मतलब आप हैरान रह जाएंगे ये चीज कि 100 में से सिर्फ 46 लोग जो है वो लेबर फोर्स का पार्ट है. मतलब 46 लोग ही नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ये 100 लोग वो हैं जो कि लेबर फोर्स में आते हैं, यानी कि वो इसमें आते हैं या वर्किंग एज में आते हैं. लेबर फोर्स में नहीं आते, वर्किंग एज में आते हैं. वर्किंग एज मतलब भाई तेरी नौकरी करने की उम्र है, कम से कम नौकरी ढूंढ तो ले. तो 54% लोग नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं. देखोगे कितनी अलार्मिंग बात है. For every 100 Indians of working age, a staggering 54% participate. Staggering 54 are not participating in the labor force.
मतलब वो रेस में ही नहीं है, 54% लोग रेस में ही नहीं है, तो बच्चे कितने, 46%, 46% दे आर अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। अब 46 में से ही एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड भी है, क्योंकि 46 लेबर फोर्स का पार्ट है। लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज ईदर वर्किंग और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। सो दिस इज कॉल्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। भारत का क्या है, 46%, 46%। और देशों के कंपैरिजन में देखिए, यहां देखिए और क्या है, ब्राजील में ये कितना है 58%, इंडोनेशिया में 68% और ओईसीडी देशों में 60%। मतलब भारत का सबसे कम है। भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, वहां भी देखना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में डाल के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2021 में इतना 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 जो है वो आया। और प्रॉब्लमैटिक चीज क्या है कि यहां पे विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है। द मिसिंग फीमेल पार्टिसिपेशन विच इज रिक्वायर्ड, हाईली इंपॉर्टेंट। व्हाट डू वी स्टेट? सो द जेंडर ब्रेकअप इज स्टिल मोर वरीसम, यानी कि मेल और फीमेल में अगर डिवाइड करा जाए तो 19%, 19% द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज लोअर देन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जहां पे महिलाओं को काम करना अलाउड नहीं है, घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, बुर्का उतारना अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, उससे भी कम भारत का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो इतनी लिबरल कंट्री है, ओनली 19%। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जेंडर डिस्क्रिपेंसी इज enormous इवन फॉर द वेल एजुकेटेड। 2019 में जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी क्या पता चला, ओनली 30% ऑफ इंडियन फीमेल्स विद टर्शरी एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मतलब हायर एजुकेशन के साथ, उसमें से सिर्फ 1/3 महिलाओं ने लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करा एज कंपेयर टू 81% फॉर मेल्स। टर्शरी एजुकेशन के बाद भाई तुम इतनी हाईली एजुकेटेड हो, ग्रेजुएट हो, उसके बाद भी तुमने लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, सिर्फ 1/3 लोगों ने करा। और मेल्स में 80% लोग करते हैं। टर्शरी एजुकेशन का मतलब है फॉर्मल पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पढ़े लिखे हो, मतलब प्रॉपर पढ़े लिखे हो। तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या नुकसान है ये हम देखेंगे। सो लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्टिव फीमेल लेबर फोर्स डज नॉट वर्क आउटसाइड द होम। तो जो लेबर फोर्स है, फीमेल लेबर फोर्स जो कि प्रोडक्टिव है, जिसके इनोवेटिव आइडियाज आपको मिल सकते हैं, वो घर के बाहर काम नहीं करते, मतलब घर के काम करते हैं। बियॉन्ड द डायरेक्ट लॉस इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का नुकसान तो है ही, कितना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान है कि आप कितना पिच कर सकते थे, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करा। आइडियाज एंड वैल्यूएबल चेंजेस दैट मोर डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस वुड ब्रिंग, जो और ज्यादा डाइवर्सिटी वर्क प्लेस में लाएगा, वो चीज नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने अप्लाई ही नहीं करा, काम ही नहीं करा। उसके बाद आते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये तो फीमेल्स की बात थी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो 2010 के कंपैरिजन में 2010 में यूथ 18% जो यूथ था वो अनएम्प्लॉयड था। 2019 में वो 22% हुआ। 2021 कोविड के बाद तो जाहिर सी बात बढ़ा होगा, 28% हो गया। दो स्टिल स्टडिंग और टेकिंग एग्जाम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स। आप लोग इसमें नहीं हो अभी क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज, यूथ जो है नौकरी करने वाली एज में है, नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे 28% लोग हैं जो कि अकाउंटेड है, मतलब दीज पीपल आर अकाउंटेड, these people are accounted. So according to CMIE data, we do see a jump. इसमें जंप दिखा है in males participating in the labor force after the age of 25. घर वाले धक्का देके निकालते हैं कि इतना बड़ा हो गया है, 25 साल का हो गया, जाके काम कर अपने घर पे। कभी सुना होगा आपने, लड़के हमेशा काम करते हुए ही अच्छे लगते हैं, तो धक्का मार के बाहर निकाला जाता है। अगर कोई आलसी हो, कोई काम नहीं करना चाहते हो, कि बाहर निकल, काम कर, नौकरी कर, 25 साल की उम्र के बाद डेफिनेटली मतलब यहां पे उछाल देखा गया, क्योंकि और कितना घर पे बैठोगे भाई, तुम्हें कुछ करना होता, तुम्हें कुछ उखाड़ना होता तो कर चुके होते। सो समथिंग पॉसिबली प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स फॉर पब्लिक सेक्टर जॉब्स दैट ओनली लकी फ्यू विल गेट। तो बाकी जितने लोग पब्लिक सेक्टर एग्जाम, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, RRB, NTPC, रेलवे, ये वो जो सब एग्जाम्स के लिए अपेयर करना चाहते हैं, उसमें से कितनी सीटें होती हैं? 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 अपेयर करने वाले लाखों में एस्पिरेंट्स होते हैं, फॉर्म भरने वाले मिलियंस में एस्पिरेंट्स होते हैं। तो बाकी सारे लोगों का क्या होता है? So sizable chunk of youth from joining the labor force even after getting a college degree. कॉलेज डिग्री है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड फिर भी रहते हैं, they are still unemployed. और ये प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करता रहेगा. This would keep on creating a problem. This would keep on contributing to the high unemployment rate in India. तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए आपको, मतलब सरकार को भी ये प्रॉब्लम पता है, तो उन्होंने क्या करा?
व्हाट आर द एक्सपेक्टेड जॉब्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में चलते हुए एक्सपेक्टेड नौकरियां या एक्सपेक्टेड जॉब्स क्या है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड जॉब्स। इसको आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, कैटेगराइज तरीके से ये चीज आपको समझ में आएगी, दैट व्हाट आर द एक्सपेक्टेड जॉब्स इन फ्यूचर। तो एक हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जिनका यह कहना था कि भारत सरकार एक स्कीम लाई है जिसका नाम है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उस स्कीम के तहत जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑगमेंट होगी, जिस सेक्टर के लिए वो स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑगमेंट होगी तो नौकरियां बढ़ेंगी। तकरीबन 1 मिलियन नौकरी, टू बी प्रिसाइज 8 लाख जॉब्स, 8 लाख नौकरियां जो है वो क्रिएट करने का वायदा किया था मिनिस्टर ऑफ IT ने, राजीव चंद्रशेखर साहब ने, कि ओवर द नेक्स्ट 5 years बाय द PLI स्कीम। PLI स्कीम यानी कि आप जितना प्रोड्यूस करोगे उतना आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो schemes for 14 key sectors were announced with an outlay of almost 2 lakh crores to enhance India's manufacturing capabilities. तो PLI का मतलब है इंसेंटिव दिया जा रहा है। इंसेंटिव का मतलब यह है कि आपको टैक्स में एग्जम्पशन, GST का रेट कम लगा दिया, इनकम टैक्स आपसे चार्ज नहीं करा, परमिशंस आसानी से दे दी, इनको कहा जाता है PLI स्कीम। इस स्कीम के तहत एक स्पेसिफिक स्कीम लाई गई जो थी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, EV स्कीम, जिसे फेम स्कीम के नाम से पॉपुलर किया गया। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर अडॉप्शन, जल्दी अडॉप्ट करो, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस इज द फेम स्कीम। इसके तहत क्या है, EVs का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। अंडर द स्कीम अ होल लॉट ऑफ कंसेशंस फॉर EV मेकर्स वाज गिवन। EV मेकर्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो बना रहे हैं, उनको कंसेशन दिया जाएगा। कंसेशन देने का मतलब है कि आप उनको छूट दोगे कई सारी चीजों में। अगर एक स्पेसिफिक चीज प्रोड्यूस होती है तो PLI स्कीम को इसके साथ लिंक करा, सो दे डोंट ऑलरेडी हैव डिमांड बट अ शिफ्ट टू ग्रीनर ऑटोमोबाइल्स आर एसेंशियल फॉर द कंट्री। तो इस चीज को PLI के साथ जोड़ा गया। अब आप बोलोगे हम ये स्कीम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, आपको यह दिखाने के लिए कि यह स्कीम नौकरियां क्रिएट करती है, जिसके तहत भारत ने सब्सिडी दी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत सब्सिडी दी है ना। सब्सिडी क्या है, टैक्स कम चार्ज करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, GST कम लेंगे। तो आपने जितनी टैक्स में छूट दी और उसकी एवज में जितनी नौकरियां क्रिएट हुई, क्या ये दोनों सिंक में है? सोचो, आपने टैक्स में छूट दी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की, या 25,000 करोड़ की आपने छूट दी, और नौकरियां कितनी क्रिएट हुई? नौकरियां क्रिएट हुई मान लीजिए 10 लाख नौकरी। 10 लाख नौकरी के लिए आपने 2.5 लाख करोड़ छोड़ दिए। तो क्या यह चीज ठीक है? मतलब यह हिसाब बैठ रहा है? सो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, EV मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल प्रोडक्शन, रिफाइनरी एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी सब्सिडी दी जानी है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए। तो ये चीज ठीक है कि होनी चाहिए, लेकिन जो सब्सिडी आप दे रहे हो 8 लाख जॉब्स एंड 25 लाख रुपीस पर जॉब, 2 लाख करोड़ की जो है सब्सिडी है, 2 लाख करोड़। और furthermore estimated cost in government subsidies will be rupees 2 lakh crores amounting to 25 लाख रुपए पर जॉब क्रिएटेड। तो एक नौकरी को क्रिएट करने के भारत सरकार 25 लाख रुपए दे रहा है। ऐसी नौकरी कौन सी हो गई भाई, किसको मिलते हैं 25 लाख रुपए? आप सोच के देखो, 25 लाख रुपीस की एक नौकरी क्रिएट हो रही है, क्या इतनी सब्सिडी बनती है? क्या ये मतलब सिंक में बैठ रहा है? सिंक में बैठ ही नहीं रहा है। इतनी सब्सिडी देके आपने कितनी नौकरी क्रिएट करी? 8 लाख। 8 लाख वालों को ऐसी 10-10, 20-20 हजार रुपए बांट दो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इन दोनों को कोरिलेट करा जा रहा है। ये क्वालिटी ऑफ जॉब उतनी हाई नहीं है, लेकिन भारत सरकार की पॉकेट पे ये बहुत हैवी पड़ रहा है। इसका सही हिसाब नहीं बैठ रहा। इट इज नॉट लीडिंग टू अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। हेंस 50 मिलियन जॉब सीकर्स, 5 करोड़ जॉब सीकर्स भारत में पैदा हो जाएंगे, विल कम टू द लेबर मार्केट इन दिस पीरियड, एंड करोड्स आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर जॉब्स। तो मल्टीप्लायर, 5 करोड़ लोग ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, 5 करोड़ लोग और आ जाएंगे, 10 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान में। नौकरियां कितनी क्रिएट हो रही हैं? 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ईच PLI जॉब हैज टू बी इम्प्लॉजिबली लार्ज टू मीट द नीड। तो PLI के तहत जो नौकरियां आप क्रिएट कर रहे हो, वो नौकरी कितनी क्रिएट कर लोगे भाई, और कितनी सब्सिडी देने की नौकरी क्रिएट करोगे? सो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर्स मेजर हाउ द क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ये हो रहा है इन अ पर्टिकुलर जॉब, ट्रांसलेट्स इनटू वाइडर एम्प्लॉयमेंट चेंजेस थ्रू आउट द इकोनॉमी। ये चीज हो रही है। PLI अलोन कैनॉट बी द सोल्यूशन। अगर आप ये सोचते हो कि PLI सोल्यूशन बनेगा, वो चीज नहीं बन पाएगी। इट विल नॉट बी द सोल्यूशन। तो क्वालिटी जॉब जरूरी है। सोचो,
क्या क्वालिटी नौकरियां जरूरी हैं? क्या आप लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए या क्वालिटी जॉब्स चाहिए? सोचिए जरा। कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है इसका। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एग्रीकल्चरल सेक्टर से शुरू होते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जहां एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन उन लोगों के पास कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं है। तो 42.5% से 46.5% हो गया एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट। ये पिछले साल का आंकड़ा है। लोगों को लगेगा पैंडेमिक की वजह से है, कोविड की वजह से है, लेकिन अगर कोविड से थोड़ा पीछे चले, 2018, 19, 19, 20 ये प्री कोविड है, एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड बाय 3.4 करोड़। 3.5 करोड़ से एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मतलब 3.5 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में अब्सॉर्ब हो गए। तो आप सोच के देखिए कि क्या एग्रीकल्चरल आउटपुट कुछ बढ़ा? मतलब जितने लोग अब्सॉर्ब करें क्या उतने से आउटपुट बढ़ा? नहीं बढ़ा। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट ग्रो बाय 93 lakhs, जो कि बहुत कम नंबर है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज टू हैव ड्रॉप फ्रॉम 24% टू 21%। ये जो है 3 साल में कम हो गया। ये पैंडेमिक इफेक्ट है कि इनकी नौकरियां चली गई, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज की नौकरियां चली गई, क्योंकि लोगों को यह समझ में आया है कि आपको फुल टाइम एम्प्लॉइज रखने की जरूरत नहीं है। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं, द मोस्ट प्लॉजिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फैक्ट्स इज दैट क्वालिटी एंड नंबर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स ऑन ऑफर हैज रिग्रेस्ड। जो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं, जैसे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, वो कम हो गई हैं। तो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, इफ सो वी मे बी द ओनली डेवलपिंग कंट्री पूरे दुनिया में से, पूरे विश्व में से, दैट इज पुशिंग पीपल बैक टू एग्रीकल्चर, जो कि लोगों को वापस एग्रीकल्चर में ढकेल रहा है। नहीं तो कहां अब्सॉर्ब करें? एन अलार्मिंग इंडिकेटमेंट ऑफ आवर एफर्ट्स एट जॉब क्रिएशन। So we are not able to create jobs. And moreover, जो लोग एग्रीकल्चर में जा रहे हैं वो नौकरियां हैं कैसी, ये भी तो देखो। They are not qualitative jobs. They are just quantitative jobs. Quantity है। अरे भाई, ऐसी नौकरी का फायदा क्या जो आपकी परचेजिंग पावर नहीं देता आपको? आप कुछ खरीद ही नहीं सकते, आप जीवित ही नहीं रह सकते उसमें, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। So there is no point in having jobs without having purchasing power. Quality jobs are important, not just to address widening inequality, but to be able to contribute to something to overcome the problem of inadequate aggregate demand. हम चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कैसे होगी? जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे डेवलपमेंट नहीं होगी। सो वी नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, वी नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ऑन क्रिएटिंग क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें हमें करना जरूरी है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के द्वारा हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा हो, जैसे मर्जी हो। सो रूरल वेजेस किस तरीके से राइज करी पैंडेमिक में और कैसे फ्लैट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। जनवरी 2020 में किस लेवल पे थी, उसके बाद अप्रैल 2020 लॉकडाउन वाले साल में कितनी बढ़ी ये वेजेस? ये बढ़ी क्योंकि सरकार ने मनरेगा की वेजेस बढ़ा दी। जुलाई 2020 अगस्त के बाद ये किस तरीके से आके स्टैटिक हो गई, दे हैव बिकम स्टैटिक। और यही चीज है सीखने वाली है कि यहां पे इनको तो सपोर्ट मिल गया लेकिन नौकरियां क्वालिटेटिव नहीं है। और यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके लिए लोगों का काम करना बहुत जरूरी है, और लोग काम करेंगे तो सैलरी कमाएंगे, सैलरी कमाएंगे तो डिमांड करेंगे। हम चाहते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री चले, मैन्युफैक्चरिंग चले, लोग लोन ले, कैसे चलेगा? जब तक लोगों को कुछ काम नहीं आता होगा या उनको क्वालिटेटिव जॉब नहीं मिलेगी या उनको वैसी सैलरी नहीं मिलेगी, तब तक डिमांड ही नहीं होगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइव डोमेस्टिक डिमांड। इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इंडस्ट्री को चलने के लिए डिमांड होनी चाहिए, डिमांड होने के लिए नौकरी होनी चाहिए, नौकरी होने के लिए उसको स्किल आना चाहिए, और नौकरी भी कायदे की होनी चाहिए। एंड ऑफ द इनकम हु हैव अ हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जिस आदमी के पास नौकरी है पर परचेजिंग पावर नहीं है, वो कैसे डिमांड करेगा? So this will play a vital role in spurring private investment, which has been steadily declining over the last decade and has fallen to 27% of GDP. ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गिर गई है। प्राइवेट वाला भाई क्या बना के बेचेगा जब बिकी नहीं रहा माल? डोमेस्टिक डिमांड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट व्हेन दे आर एबल टू एस्टिमेट प्रॉफिट्स एंड दैट कम्स फ्रॉम डिमांड। वो चीज कहां से आती है? वो डिमांड से आती है, और यही चीज हमें स्पर करनी है। एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर मैं चाहता हूं कि डिमांड हो, अगर मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो उसके लिए डिमांड होनी जरूरी है। डिमांड के लिए परचेजिंग पावर होना जरूरी है, परचेजिंग पावर के लिए नौकरियां होना जरूरी है, नौकरी के लिए क्वालिटी जॉब्स होना जरूरी है। सब कुछ लिंक्ड है, और इसी लिंकिंग के थ्रू ही आप जो है एक इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हो, या चला सकते हो, या ग्रो करा सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसी तरीके से क्लियर करवाए जाएंगे। इकोनॉमिक्स में आपको पूरी थॉरोली पढ़ाऊंगा, प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करवाऊंगा।
तो इसमें आप ये समझ के चलिए मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। SIP प्लस बैच जो कि शुरू हो चुका है, उसे जरूर ज्वाइन करें। लास्ट डेट इज 22 दिसंबर फॉर रजिस्ट्रेशन। और आपके लिए ये बैच एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, जिसमें सारे सब्जेक्ट स्टैटिक के, उसके बाद करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और उसी के साथ साथ आपको मेंटरिंग सेशंस भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज करें सांघी लाइव, यू विल गेट ऑल दीज फैसिलिटीज एट 6,000 रुपीज ओनली। 6,000 रुपए में आपका प्रीलिम्स निकलने के चांसेस जो है 10x बढ़ते हैं इस बैच के थ्रू, SIP प्लस बैच। जरूर सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें। लास्ट डेज आ चुके हैं, टाइम नहीं है वेस्ट करने का। तो प्रेस द मेडल ऑन द पेडल एंड मेक श्योर दैट यू क्रिएट हिस्ट्री। तो देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये चीज हमें क्वेश्चंस क्या कहते हैं। सो क्वेश्चन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे जनरली मींस लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, alternative employment is not available, marginal productivity of labor is zero, productivity of workers is low। हमारे देश की प्रॉब्लम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली अनएम्प्लॉयड आदमी तो बैठा ही है घर पे, कुछ नहीं कर रहा। ये आदमी काम कर रहा है फिर भी कुछ नहीं कर रहा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, मतलब लेबर है, नौकरी है, लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है। सो द ऑप्शन इज सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। और इसी पे एक मेंस का जो सवाल बनता है वो ये बनता है, मेयर क्रिएटिंग जॉब्स आर नॉट गोइंग टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री को बूस्ट नहीं करेगा। क्वालिटी जॉब्स आर द नीड ऑफ द आवर। डिस्कस। ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप क्या सिर्फ नौकरी चाहते हो या क्वालिटी नौकरी चाहते हो। और यदि आप क्वालिटी नौकरी चाहते हो तो आप खुद अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इतने केपेबल हो कि आपको क्वालिटी नौकरी मिलनी चाहिए। ऑनेस्टली दिल से पूछ के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं जरूर वेट करूंगा आपके रिप्लाईज की। एंड डू डाउनलोड दीज PDFs फ्रॉम माई टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। हम जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपके लिए एनालिसिस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।